हे गाइस, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी है पिछले क्लास में, उन पे बेस्ड ये प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस पोर्शन को स्किप मत कर देना कि हाँ ये तो क्वेश्चन है, चलो कॉन्सेप्ट सीख लिए। नहीं, आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है ना, वो आपका, मैंने जो बताया आपने सुन लिया, आपको फील कब आया कि हाँ ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसे अप्लाई इस तरह से करना है क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट हो जाता है जो उस वक्त आपको नहीं समझ में आया हो कि ये क्या है, तो क्वेश्चन बनाते वक्त उसका जब अप्लाई होगा उस कॉन्सेप्ट का, तो आपका डाउट वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर सीखना है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कैसे अटैम्प्ट करते हैं। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, जेई मेंस या जेई एडवांस, तो सब क्वेश्चन पे ही बेस्ड हैं, ठीक है ना। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि बताओ पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कोई पूछने वाला है। बस क्वेश्चन पूछेगा और गोला भरना है, जो OMR होता है। और आजकल तो वो भी ख़त्म हो गया है, ऑनलाइन है सिस्टम। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर और भी मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे भी जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, द यूनिट वेक्टर आई कैप एंड जे कैप आर डायरेक्टेड एलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये तो हम जानते ही हैं, आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ होता है और जे कैप जो है वो वाई एक्सिस की तरफ होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट तो अपने को पता ही है। मैं यहाँ पहले एक एक्स वाई एक्सिस बना देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, ठीक है। यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है, आई कैप, और वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है, जे कैप। अब कोई एक्स एक्सिस में 5 यूनिट का डिस्टेंस है तो हम लोग लिखते हैं 5 आई कैप, ठीक है ना। 5 आई कैप लिखने से क्लियर हो जाता है कि मैग्नीट्यूड कितना है 5 और डायरेक्शन क्या है, एक्स की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। तो अच्छा देखो, आई कैप प्लस जे कैप जो है ये अपने आप में एक वेक्टर है, और आई कैप माइनस जे कैप ये भी अपने आप में एक वेक्टर है, ठीक है। तो आई कैप प्लस जे कैप को मैं वेक्टर ए नाम दे देता हूँ, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अच्छा, आई कैप प्लस जे कैप में मतलब 1 आई कैप, ये मत कन्फ्यूज हो ना कि आई कैप का मतलब क्या है। हमने तो 4 आई कैप 5 आई कैप पढ़ा है, ठीक है ना। अरे आप 2x लिखते हो, अब 2x माइनस एक्स कोई कैप पूछता है तो आप x ही लिखोगे ना, x लिखो या 1 इंटू एक्स लिखो, बात तो बराबर है ना। तो 1 इंटू आई कैप या आई कैप लिखो। चलो खैर, तो a इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप हमने लिखा। अच्छा, आई कैप माइनस जे कैप ये भी अपने आप में एक वेक्टर होगा। देखो आई कैप एक वेक्टर है, अरे माना यूनिट वेक्टर है, आई कैप लिखा है मतलब कि 1 आई कैप लिखा है ये, ठीक है। कहीं भी आई कैप लिखा है मतलब 1 आई कैप लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन एक्स की तरफ है। तो चलो, आई कैप अपने आप में एक वेक्टर है और जे कैप अपने आप में एक वेक्टर है, तो दोनों को सम कर दिया हमने, तो एक तीसरा वेक्टर यहाँ पे फॉर्म हो गया। अच्छा, आई कैप माइनस जे कैप किया तब भी एक नया वेक्टर फॉर्म हो गया, तो इस वेक्टर का हमने नाम दे दिया वेक्टर बी। तो वेक्टर बी क्या है, आई कैप माइनस जे कैप। और हमें क्या पूछा है कि इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों का और इन दोनों का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या क्या है और डायरेक्शन कौन कौन सी है, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड ए कैसे निकालेंगे हम, तो हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में बता रखा है, अंडर रूट ऑफ दिस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्यों, तो हमने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला भी मैं आपको लेके चलता हूँ कि कोई भी वेक्टर होता है वेक्टर भी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस वाले केस में इस फॉर्मूला को मैं वहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ जिससे आपको तकलीफ़ ना हो, ठीक है ना। होते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ़ हो जाती है, ये क्या कर दिया आपने, ठीक है, तो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। चलो, तो ये आपका फॉर्मूला है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का, ठीक है। तो इस वाले अपने क्वेश्चन में मॉड ए की बात करें तो यहाँ पे अपना x कितना है 1 और y भी कितना है 1, तो हमने 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर दिया, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √2, ठीक है। अरे चलो यहीं लिख देता हूँ। चलो अच्छा, एक और चीज़, वेक्टर ए दिखता कैसा होगा, मतलब एक्स वाई एक्सिस पे अगर इसे बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे वेक्टर ए को, ठीक है। इसे हटाओ,
तो वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप। तो एक्स के डायरेक्शन में 1 यूनिट बना दो ऐसा, वाई के डायरेक्शन में अगेन 1 यूनिट, फिर से ऐसा बना दो। तो ये हो गया आई कैप और ये हो गया जे कैप, और इन्हीं दोनों वेक्टर का ये दोनों अपने आप में एक वेक्टर हैं, ठीक है, और ये दोनों वेक्टर ऑर्डर में हैं, एक के हेड पे दूसरे का टेल है। तो आई कैप प्लस जे कैप क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेकर के लास्ट वेक्टर के हेड तक, ये हो गया आपका आई वेक्टर ए, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना। तो ये जो रेड से मैंने बनाया है यही है आपका वेक्टर, ये ए वाला वेक्टर, ठीक है। तो चलो अब वेक्टर ए का हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल के लिख दिया √2 यूनिट, ठीक है, √2। अब वेक्टर ए का डायरेक्शन भी हमें निकालना है ना। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि ये एंगल कितना है, अल्फ़ा, ठीक है, ये एंगल है अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा, अब ये वाले ट्रायंगल को देखो, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर का लेंथ बाई दिस बेस का लेंथ। परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है 1, बेस का लेंथ कितना है 1। अरे बाबा लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड ही तो होता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो लेंथ भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 आई कैप लिखा है, ये 1 जे कैप लिखा है, इसलिए मैग्नीट्यूड इन दोनों फैक्टर का 1 and 1 है। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा अगर मैं लिखना चाहूँ तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/1। tan अल्फ़ा क्या होता है, फॉर्मूला में आपने पढ़ा था y/x होता है, और फॉर्मूला नहीं पता तो ये ट्रायंगल तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपका tan अल्फ़ा आ गया 1। अच्छा tan अल्फ़ा 1 कब आता है, जब अल्फ़ा 45 डिग्री हो, यानी कि अल्फ़ा मिल गया आपको 45 डिग्री। तो 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ऑफ कोर्स 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो चलो वेक्टर ए का हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लिया। अब वेक्टर बी का हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, जिस तरह से मैंने निकाला इसी तरह से निकालने का कोशिश करो। निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो फिर वीडियो देख के हिंट लो और फिर ट्राई करो, ठीक है। अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो चलो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और चलते हैं वेक्टर बी पे। ये फॉर्मूला मैं इरेज नहीं करता हूँ, फॉर्मूला रहने देता हूँ। चलो तो अब देखो ये वेक्टर बी है, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। सबसे पहले बी का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बी का हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाएगा तो ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब वेक्टर बी जो है वो वेक्टर बी क्या कह रहा है कि आई कैप मतलब एक्स के डायरेक्शन में 1 यूनिट, तो हमने ऐसा आई कैप बना दिया, आई कैप। अब कह रहा है वाई के डायरेक्शन में माइनस जे कैप। माइनस जे कैप को अगेन मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में बताया था कि इसको स्मार्टली क्या करो, लिख दो आई कैप प्लस माइनस जे कैप। दोनों का मतलब तो सेम ही रह गया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ इससे, अब ये फिर दो वेक्टर का एडिशन बन गया, ठीक है। तो एक आई कैप वेक्टर हमने बना दिया और एक माइनस जे कैप वेक्टर बना देंगे, तो इन दोनों का एडिशन कर देंगे। तो माइनस जे कैप मतलब 1 यूनिट निगेटिव वाई के डायरेक्शन में, ठीक है ना। जे कैप क्या होता है वाई के डायरेक्शन में, तो माइनस जे कैप क्या हो जाएगा निगेटिव वाई के डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया आपका माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, और इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है आपका वेक्टर बी। तो दिस इज योर वेक्टर बी। तो अब हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, अगेन √(x² + y², एक्स कितना है 1 और y अगेन कितना है -1, तो इक्वल टू √(1² + -1², ठीक है। और ये अगेन फिर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ बी जो है अगेन आपका आ जाएगा √2। तो अब हमने बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब बी का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो बी का डायरेक्शन निकालते हैं। बी का डायरेक्शन निकालेंगे तो
tan अल्फ़ा, अगेन ये एंगल को मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है, तो tan अल्फ़ा लिखते हैं। तो tan अल्फ़ा देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा होशियार दिखाना, चाहे तो आप tan अल्फ़ा को y/x लिखो, y/x लिखोगे तो क्या आ जाएगा -1/1, ठीक है, क्योंकि y में ये -1 है, पॉजिटिव y में रहता तो 1 कहते, तो निगेटिव y में तो -1 कह रहे हैं, और x को 1, तो यहाँ से आपका अल्फ़ा आ जाएगा -45 डिग्री, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे यहाँ पे उछलने लगे कि ये निगेटिव में कौन सा एंगल आया है, माइनस में कैसे एंगल आ सकता है। तो अरे बेवकूफ़ों, अगर आप कहते हो कि ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, और एक बंदा यहाँ से 5 मीटर गया और दूसरा बंदा यहाँ से 3 मीटर लेफ़्ट के डायरेक्शन में गया, तो आप इसे कह दोगे कि ये -3 गया है, ठीक है ना। या फिर अगर वेलोसिटी इधर है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इधर वाले वेलोसिटी को आप कह दोगे कि ये -5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये माइनस यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, आप कहोगे कि वेलोसिटी कैसे निगेटिव आ गई। अरे बेवकूफ़, ये माइनस साइन जो है ये डायरेक्शन डिनोट कर रही है कि इसके ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये -45 डिग्री जो है ये माइनस डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। तो कहोगे सर फोर्स का डायरेक्शन समझ में आता है, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा शायद, तो खैर आप समझ रहे होंगे। तो आप कहोगे चलो फोर्स का डायरेक्शन समझ में आता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन समझ में आता है कि ये माइनस है ये प्लस है, एंगल का कौन सा माइनस। तो देखो एंगल का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। और अगर नहीं जानते तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे सीखते चले जाओ, आगे भी हो जाएगा। देखो एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक कैसे मूव करता है, घड़ी ऐसे ऐसे मूव करती है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसके ऑपोजिट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एंगल्स को हम लोग पॉजिटिव एंगल्स कहेंगे, जैसे ये 60 डिग्री है। और एक्स एक्सिस से निगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी एंगल होंगे, ठीक है ना, उन सारे एंगल्स को हम लोग नेगेटिव एंगल्स कहेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये जो है ये अल्फ़ा, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इस वजह से ये -45 डिग्री आ रही है। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करो कि एंगल की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो अगेन ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही, और ये परपेंडिकुलर का लेंथ भाई, ये बेस का लेंथ, तो लेंथ तो अभी भी 1 ही होगा और ये भी लेंथ 1 होगा, तो tan अल्फ़ा जो है यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका 45 डिग्री, ठीक है। और y/x करोगे तो -45 आएगा। इसे ये समझ में आएगा कि ये एंगल जो है वेक्टर की वो x एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 40। देखो कोई कहता है, आपको ऐसे भी समझना चाहिए कि जैसे कोई कहता है कि ये एंगल 45 डिग्री है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री दो पॉसिबल डायरेक्शन है, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो अभी इन दोनों में भी तो एक डिफ्रेंसिएशन के लिए कुछ होना चाहिए ना। अगर मैंने बोला एक्स एक्सिस से 45 डिग्री है तो इसका मतलब एक यूनिक डायरेक्शन ये नहीं है, ये दो डायरेक्शन हो सकते हैं। तो यूनिक डायरेक्शन के लिए कहा गया कि देखो जितने भी एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो सबको पॉजिटिव लेना, और जितने भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होंगे उन सबको नेगेटिव लेना, ठीक है। अब ये कन्वेंशन बना दिया गया है साइंस के द्वारा, आप चाहो तो उल्टा भी बना सकते हो, ठीक है। आप ऊपर वाले को नेगेटिव बोलो, नीचे वाले को पॉजिटिव बोलो, लेकिन अब सारे बुक्स जिसको यूज़ करते हैं मैं उन्हें ही लेके चलूँगा। तो ये एंगल आपके -45 डिग्री में माइनस शो कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री आप ट्रेवल करो, और उसके बाद आपको ये वेक्टर मिल जाएगी। तो ये हमने इस क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व, हमें दोनों वेक्टर्स की, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी मिल गई और डायरेक्शन भी मिल गई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ब्रैकेट में एस बी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये IIT JEE एडवांस के एग्जाम में खास करके ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लिखने का मतलब है कि ये मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ये एक ऑप्शन हो सकता है करेक्ट हो, या फिर ऑप्शंस हो सकता है बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हों, ठीक है ना। अभी तक आप पढ़ते आओ कि मान लो अगर ये ऑप्शन देखा सही मिल गया तो बाकी ऑप्शन को देखते भी नहीं थे कि इसमें क्या लिखा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, सही मिल गया बस काम खत्म। अब क्या है कि हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन जब सही होंगे तो आपको बाकी सारे को भी देखने पड़ेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस को। चलो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि आई कैप इक्वल टू जे कैप इक्वल टू के कैप। अच्छा देखो, आई कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर होने से पहले वो एक वेक्टर है, ठीक है ना। आई कैप एक वेक्टर है। कोई कहता है कि एक वेक्टर है आई कैप, इसका मतलब क्या है, आई कैप का मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है।
अगर कोई कहता है कि आई कैप वेक्टर क्या है, तो आई कैप एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर कोई वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप लिखा रहता है, इसका मतलब ऐसा एक वेक्टर है आई कैप यानी कि 1 आई कैप। 5 आई कैप लिखा रहता तो मैग्नीट्यूड है 5, डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ। चलो, तो आई कैप, जे कैप और के कैप एक यूनिट वेक्टर होने से पहले वो एक वेक्टर है, ठीक है। और दो वेक्टर को हम इक्वल कब कहते हैं? जैसे अगर कोई मुझे कहना है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, इसे हम दो वेक्टर्स को इक्वल कब कहेंगे? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन सेम हो, ठीक है ना। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो यहाँ पे भी आई कैप इक्वल टू जे कैप इक्वल टू के कैप लिखा है। चलो दो को ही देखो पहले, फिर तीनों को देख लेना। तो आई कैप इक्वल टू जे कैप कब कर सकते हैं? जब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का डायरेक्शन सेम हो। चलो, मॉड आई कैप अगर कोई पूछेगा तो कितना हो जाएगा? मॉड आई कैप हो जाएगा 1, ठीक है। मॉड जे कैप भी हो जाएगा 1। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? तो नहीं। आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, जे कैप वेक्टर, ठीक है। तो जब दो वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है तो फिर दोनों को इक्वल होने की बात ही नहीं आती है। और जो तीसरा वेक्टर है के कैप, इसका डायरेक्शन भी बिल्कुल अलग है, ये ना आई कैप के है ना जे कैप, ये दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक है के कैप। तो ये तीनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ठीक है, बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, बट डायरेक्शन नॉट सेम। तो ये ऑप्शन ए जो है ये आपकी इनकरेक्ट हो गई। चलो ऑप्शन बी पे चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? आई कैप नॉट इक्वल टू जे कैप नॉट इक्वल टू कैप। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक करा है। अभी हमने देखा है कि आई कैप, जे कैप और के कैप आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो हाँ, ये आपकी करेक्ट ऑप्शन हो गई। ऑप्शन सी क्या कह रखा है कि मॉड आई कैप की मैग्नीट्यूड, जे कैप की मैग्नीट्यूड और के कैप की मैग्नीट्यूड। मैं इसे वापस ले आता हूँ। तो ऑप्शन बी सही हो गई। ऑप्शन सी कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप। हमने अभी देखा आई कैप की मैग्नीट्यूड कितनी है 1, जे कैप की मैग्नीट्यूड कितनी है 1, के कैप की मैग्नीट्यूड कितनी है 1। तो बिल्कुल ये तीनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे दो करेक्ट आपके आंसर हो गए, एक बी और सी, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अभी हमने देखा है तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये ऑप्शन डी जो है वो गलत हो गई आपकी। तो इस क्वेश्चन के आपके दो सही ऑप्शन हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है। तो आंसर में आप दो ऑप्शन करेक्ट मार के आओगे। OMR होगा तो बी और सी दोनों को आप फिल करोगे, दोनों को। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया तो आप डाउट पूछ लेना ग्रुप में या फिर कमेंट में। चलो क्वेश्चन नंबर 3। ए मैन मूव्स 20 मीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, पहले इसकी फिगर बनाओ, तब ये क्वेश्चन जो है थोड़ी समझ में आएगी कि इसमें करना क्या है। चलो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और डायग्राम बनाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करना इजी ज़रूर हो जाता है। आपको दिखने लगता है कि अच्छा क्वेश्चन में क्या है और पूछा क्या जा रहा है। चलो जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ के इसे डिकोड करके हम बनाते हैं इसका डायग्राम। एक मैन जो है वो मूव करता है 20 मीटर, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में? तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अच्छा ये बताओ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन क्या है? तो इधर हो गई ईस्ट, इधर हो गई वेस्ट, इधर हो गई नॉर्थ और इधर हो गई साउथ। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ एक आदमी मूव कर रहा है, कितना? 20 मीटर। चलो ये हमने बना दिया आपका, ये 20 मीटर मूव किया इसने, कहाँ से? 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है ना। वेस्ट के 30 डिग्री नॉर्थ में, वेस्ट से आप 30 डिग्री नॉर्थ जाओगे तो वो जो डायरेक्शन होगी इसी डायरेक्शन में इसने 20 मीटर मूव किया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स।
तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इसकी 20 मीटर, इसको हमें यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिखना है। के कैप तो आएगी नहीं, 2 डायमेंशन है। तो ईस्ट को आप क्या मान लो, ईस्ट को आप मान लो एक्स एक्सिस और नॉर्थ को क्या मान लो, वाई एक्सिस। ठीक है, तो चलो अब इसे आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखते हैं। लिखने की कोशिश करते हैं, क्या अप्रोच होगा, कैसे होगा समझना। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलो इस डायग्राम को हमने यहाँ पे बना लिया। अब एक काम करो, इस डायग्राम को हटाई दो, एक बड़ा सा अच्छा सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं जिसमें कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। इस बंदे ने मूव किया है इधर 20 मीटर्स, ये एंगल है 30 डिग्री। चलो, तो अब हमें इसे आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखना होगा, लेकिन हमें पता है क्या कि आई कैप और जे कैप के टर्म में कब लिख सकते हैं, अगर ये 20 मीटर इस डायरेक्शन में होता तब हम कहते कि 20 इंटू माइनस आई कैप। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में होता तो सीधा लिख देते 20 इंटू आई कैप, 20 आई कैप। इस डायरेक्शन में तो लिख देते 20 जे कैप। मतलब हमें ऐसा कोई बीच का डायरेक्शन में तब नहीं लिख पाएंगे आई कैप जे कैप क्या है। हाँ, अगर ये लिखा था कि 10 इधर है 20 इधर है तो लिख देते 10 ये है और 20 ये है तो लिख देते 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा रहता तब हम ये लिख देते, बट ये तो ऐसा कुछ बीच में दिया हुआ है, इसमें क्या लिखूँ आई कैप एंड जे कैप वगैरह वगैरह। तो देखो, हम ये तो बात सही है कि ये एक्स और वाई में नहीं दिया हुआ है अलग अलग ब्रेक करके, लेकिन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसके हेल्प से हम इसे 2 अलग अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसे ब्रेक करने के बाद हम लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप में। तो पहले तो इसे ब्रेक करते हैं 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या फिर कह दो रिजॉल्व करते हैं। तो एक वेक्टर जो है जो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर और एक यहाँ से परपेंडिकुलर, ये 2 परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये जो है ये आपका ठीक है, तो ये 20 मीटर को हम ये 2 अलग अलग वेक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे। तो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 इंटू कॉस 30। ठीक है, और इस वाले का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू साइन 30। ऑफकोर्स मीटर में ही होगा, जब ये मीटर में है तो ये मीटर में ही आएगा, लीटर में तो आएगा भी नहीं, आप भी समझते हो ये। ठीक है ना, तो ये 20 कॉस 30 और ये 20 साइन 30। अब हमारे पास है कि इतना लेंथ जो है वो निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में चला है और इतना लेंथ पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस में चला है। ठीक है, अब इस वेक्टर का कोई काम नहीं है। ठीक है ना, इस वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर को मैंने 2 अलग अलग वेक्टर में ब्रेक कर दिया है। अब आप लिख सकते हो, तो उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को वेक्टर एस नाम दिया है इस क्वेश्चन में, तो एस इक्वल टू मैं लिखता हूँ -20 cos 30 आई कैप। माइनस क्यों, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है, आई कैप मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में और माइनस लग गया मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, एंड प्लस 20 साइन 30 इंटू जे कैप। अच्छा, अगेन अब देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, साइन और कॉस को ब्रेक कर दो, तो एस जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया वो कितना आ गया, cos 30 मतलब √3/2, यानी कि -10√3 आई कैप प्लस 20 साइन 30 मतलब 10 जे कैप, 10 जे कैप। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी ऑप्शन होगी, -10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बाकी अब इस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि ये कैसे आया। ठीक है, हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो पिछले उसका वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख लो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसी चैनल पे। और हमने एक वेक्टर को
जिस तरह से हम वेक्टर एडिशन में दो अलग अलग वेक्टर को मिला के एक सिंगल वेक्टर बना देते हैं और वो सिंगल वेक्टर जो एग्जैक्टली वही काम करता है जो दो अलग अलग वेक्टर्स कर रहे थे, तो उसी तरह रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम एक वेक्टर्स को दो अलग अलग वेक्टर में स्प्लिट कर देते हैं और ये दोनों वेक्टर मिलके एग्जैक्टली वही काम करते हैं जो वो एक अकेला वेक्टर कर रहा था। और वो कैसे स्प्लिट करते हैं उसमें बताया है, इसका डेरिवेशन ऐसा क्यों होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, पार्ट 1 फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो दो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों ऑफकोर्स आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, और हमें दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो भी आई जे और के टर्म में। तो चलो ट्राई करते हैं और देखना आई कैप जे कैप के कैप पढ़ने से फ़ायदा कितना होता है अभी। तो वेक्टर ए क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आप क्या करो कि इन दोनों का सम कर दो, ठीक है, यानी कि वेक्टर ए क्या है आई कैप आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर ए हो गया, प्लस वेक्टर बी क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमें करना था, तो वेक्टर ए को हमने ये लिख दिया क्योंकि वेक्टर ए क्या है इसके बराबर है, और वेक्टर बी को हम क्या लिख देते हैं, तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। यहाँ पे हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को लिख दिया। अब इसको और आगे फर्दर प्रोसीड करो तो क्या होता है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो आप क्या जाएंगे, देखो यहाँ है आई कैप लिखा, यहाँ है 2i कैप लिखा, ठीक है, तो मतलब आई कितना हो जाएगा टोटल, आई कैप प्लस 2i कैप 3i कैप, ऑब्वियस सी बात है 3i कैप। उसी तरह यहाँ पे प्लस j कैप और यहाँ माइनस 2j कैप, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा ये माइनस j कैप, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है प्लस 2k कैप एंड माइनस k कैप, तो ये आ जाएगा दोनों को ऐड करने पे प्लस 1k कैप, यानी कि सिर्फ k कैप। तो ये आ गया 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और ये दोनों फैक्टर्स के रिजल्टेंट फाइंड आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी वो तरीके से क्या होता कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे, दोनों के बीच की एंगल पता होगी तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओगे, फिर रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करोगे। ऐसे आई जे और के टर्म में दिए हैं तो ऐड करना कितना आसान हो गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, एंगल निकालना है वो भी निकाल लो, उसका भी फॉर्मूला मैंने बता रखा है किसके साथ एंगल निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है। तो और अभी डॉट प्रोडक्ट पर पढ़ोगे तो एंगल निकालना चुटकी में हो जाएगा, ठीक है ना, एंगल निकालना मजाक हो जाएगा। अभी तो मैग्नीट्यूड निकालना जैसे मजाक है, सीधा मतलब मैग्नीट्यूड क्या निकालते हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का अंडर रूट कर देते हो मैग्नीट्यूड आ जाता है। उसी तरह एंगल भी बहुत आसानी से निकाल लोगे डॉट प्रोडक्ट के बाद। तो खैर यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन में पूछा गया था ए प्लस बी का ए और बी का रिजल्टेंट, तो ए प्लस बी हमने निकाल दिया है। पार्ट 1 कंप्लीटेड। सेकेंड पार्ट में चलते हैं इस क्वेश्चन के, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो इस वेक्टर को थोड़ी देर के लिए वेक्टर आर कह दो, रिजल्टेंट को ए प्लस बी को हमने कह दिया वेक्टर आर। वेक्टर आर क्या है 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 2 11, ठीक है। तो 9 2 11 हो जाएगा इसका आंसर, तो अंडर रूट ऑफ 11, ठीक है। चलो अगले वीडियो पे चलते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो पे कहाँ से ही जाओगे तुम तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो ए मैन मूव्स 10 रूट 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन देन 10 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका भी डायग्राम बना लो ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो मैं छोटा सा बना लेता हूँ यहाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसी फिगर पे ही, दिस इज़ योर एक्स दिस इज़ योर वाई, नन्ना मुन्ना, और
ये कह रहा है कि एक मैन जो है वो 10√3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। ईस्ट मतलब ये वाले डायरेक्शन में। कितना? 10√3। देन ये 10 मीटर मूव करता है साउथ डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से इस 10√3 को ऊपर लिखो। देन ये मूव करता है 10 मीटर साउथ के डायरेक्शन में। लिखा है मार्क द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ भी ऑप्शन के साथ एस लिखा है, देखो यहाँ पे भी मिल गया। ठीक है, जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शंस, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, और IITs में भी बहुत मिलेंगे, तो इससे फ्रेंडली हो जाओ। खैर, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मैन का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ऐसा कुछ है। ठीक है, चलो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इज। अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मैन ने? देखो, डिस्टेंस मतलब कितना लेंथ वो कवर किया आपने ट्रेवलिंग में। तो एक तो ये लेंथ चला पहले, और फिर वो ये लेंथ चला, तो इन दोनों लेंथ को ऐड कर दो, इतना ही डिस्टेंस तो चला। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो चला वो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि 10√3 + 10। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 10√3 + 10, और इसी में से अगर 10 कॉमन ले लो तो आ जाएगा √3 + 1। तो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 2। रिप्रेजेंट नेट डिस्प्लेसमेंट इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में नेट डिस्प्लेसमेंट हमें रिप्रेजेंट करना है। आप देखो, ऑप्शन पे मत ध्यान दो, क्वेश्चन समझो पहले। देखो, एक्स के डायरेक्शन में कितना चला, 10√3, तो हम सीधा लिख देंगे 10√3 × आई कैप। वाई के डायरेक्शन में कितना चला, तो -10। ठीक है, 10 इधर चला तो कहते हैं 10 है, इधर चला है तो क्या कहेंगे, वाई में -10 चला। तो नेट जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया 10√3 आई कैप -10 जे कैप। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका, तो देख लो, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड वाले पे चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज, इन चारों में से कौन सा? देखो, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, ये जो रेड कलर से बना है यही तो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, और इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये क्या पूछ रखा है, मैग्नीट्यूड पूछ रखा है। आता ही है निकालने, शुरू हो जाओ मजदूरी करना। तो मॉड ऑफ डी क्या हो जाएगा, √10√3 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन क्या है, तो अगेन ये वेक्टर गिवन है। ठीक है, ये एंगल को मैं कह देता हूँ जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो है अल्फ़ा। ठीक है, इस एंगल को मैंने क्या कह दिया है, अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा जो है वो हो जाएगा दिस परपेंडिकुलर बाय दिस बेस। इसका तो पहले कलर चेंज करो, तो दिस परपेंडिकुलर बाय दिस बेस, यही हो जाएगा tan अल्फ़ा। और इसे डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हो तो ये वेक्टर दिया ही है, tan अल्फ़ा को लिख दो y/x। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू -10/10√3, तो ये आ जाएगा। और एक काम करो, ये ऐसे तो पिछले क्वेश्चन में किया ही था, इस बार हम बस अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि अल्फ़ा कितना डिग्री एंगल है। ठीक है, तो अल्फ़ा का एंगल निकालो, तो tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 10/10√3, यानी कि 1/√3। तो अल्फ़ा कितना आ गया, देखो tan अल्फ़ा कब होता है, 1/√3। अल्फ़ा जब 30 डिग्री हो तो tan अल्फ़ा 1/√3 होता है। चलो, अच्छा 30 डिग्री कौन से डायरेक्शन में है, तो ये देख लो कि एक्स एक्सिस से जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एक्स एक्सिस से जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तब हम 30 डिग्री, तब वो वाला डायरेक्शन जो है ये अपना डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज में क्या लिखते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू -30 भी लिख सकते हो, -30 डिग्री, ये भी डायरेक्शन हो गया।
लेकिन एक्स वाई एक्सिस में हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में पूछ रखा है तो आंसर भी उसी में देंगे। तो देखो ये है ऑप्शन ए 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो 30 डिग्री ईस्ट से जब साउथ की ओर चलेंगे तो वो जो डायरेक्शन होगा ऑप्शन ए वो कह रखा है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रखा है ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है, तो साउथ के ईस्ट में 30 डिग्री, ये नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं, तो ऑप्शन ए जो है आपका इसका आंसर हो गया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस। दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हमें कह रहा है फाइंड वेक्टर सी, हमें एक थर्ड वेक्टर फाइंड करना है सी, ठीक है, लेकिन उस सी में खास बात क्या होनी चाहिए, ऐसी कोई भी वेक्टर फाइंड आउट कर लेना नहीं, उसमें खास बात ये होनी चाहिए कि जब हम 2 इंटू वैक्टर ए प्लस 7 इंटू वैक्टर बी प्लस 4 इंटू वैक्टर सी, इन तीनों को जब हम ऐड करें तो हमें नेट क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, ठीक है। तो हमें सी वेक्टर कुछ इस तरीके का फाइंड करना है कि दिस प्लस दिस क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। चलो तो सबसे पहले हम मान लेते हैं वेक्टर सी इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमने सी वेक्टर को ऐसे ही अपने मन से कुछ मान लिया। अब ये हमने माना है कि ये एक ऐसा वेक्टर है कि यहाँ पे 2a प्लस 7b प्लस 4c करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको प्रोसीड करते हैं। सो लेट वेक्टर सी जितना देन 2a प्लस 7b प्लस 4c इक्वल टू 0। अब कर दो इसे सॉल्व, मजदूरी करना है अब। तो 2 इंटू वैक्टर ए की जगह में ये पूरा चीज़ लिख देता हूँ, ये पूरा फोटो, तो 2 इंटू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप प्लस 7 इंटू बी की जगह में क्या लिख देता हूँ, तो बी की जगह में लिख देता हूँ ये वाला फोटो, माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, और सी की जगह में क्या लिख देता हूँ, ये वाला पूरा फोटो लिख देता हूँ। तो क्या लिखा है, प्लस 4 इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये पूरा क्या है, ये पूरा 0 है, ये पूरा है 0। अब आई वाले को ऐड करो तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 3i 6i, चाहो तो आप इसे अब सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आ जाएगा यहाँ से 6i कैप, और मैं सबको आई वाले को एक साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा आई कैप और यहाँ से आ जाएगा आई कैप, यहाँ से आएगा 6i कैप और यहाँ से आएगा 4x आई कैप, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6 इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप कहाँ से आएगा, तो यहाँ से एक जे कैप आएगा, एक यहाँ से जे कैप आएगा और एक यहाँ से जे कैप आएगा, तो यहाँ से आएगा 5 इंटू 2 10 जे कैप, यहाँ से आएगा माइनस 21 जे कैप, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 10 जे कैप और यहाँ से आएगा माइनस 21 जे कैप, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बचेगा माइनस 11 जे कैप, और यहाँ से आएगा 4y जे कैप, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 4y माइनस 11 इंटू जे कैप, ठीक है। अब के वाले का काम करते हैं, तो यहाँ से आएगा के कैप, यहाँ से आएगा के कैप और यहाँ से आएगा के कैप, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 के कैप, और यहाँ से आएगा 42 के कैप, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, 42 क्यों 6 इंटू 7, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बचेगा 38 के कैप, और 38 के कैप में क्या ऐड कर रहे हैं, और 4z ऐड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4z प्लस 38 इंटू के कैप, और ये हो जाएगा 0। आप चाहो तो इसे पहले 2 इंटू 3 मैंने 6i कैप प्लस 10j कैप माइनस 4 के कैप लिखो, फिर माइनस 21 जे कैप लिखो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो घर पे उतना, ठीक है। ओवरऑल ये आ जाएगा फाइनल, आई कैप कॉमन ले लेंगे, जे कैप और के कैप को कॉमन लेंगे और ये इतना लिखा जाएगा। अब ये वेक्टर जो है वो 0 दे रखा है, मतलब क्या है, एक वेक्टर कुछ ऐसा लिख रखा है, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा भी 0 है, बीटा भी 0 है और गामा भी 0 है, क्योंकि अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो ओवरऑल वेक्टर जो है वो 0 नहीं रहेगा, ठीक है।
और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर एक वेक्टर ज़ीरो है इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो आएगा। ठीक है, आपको अगर डाउट हो रहा हो तो मैं इस वे में भी एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एक वेक्टर जो है वो ज़ीरो है, इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 4z प्लस 38 का होल स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड है और यही क्या है, ज़ीरो है। तो ये ज़ीरो कब होगा, देखो यहाँ पे 3 स्क्वायर है और तीनों का सम कर रखा है। ठीक है, और इसे जीरो बता रखा है। तो जाहिर सी बात है ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई स्क्वायर कभी नेगेटिव हो, कि ये पॉजिटिव आ गया नेगेटिव आ गया दोनों का सम जीरो हो गया, नहीं, स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही होगा। ठीक है ना, तो स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, नहीं कम वैल्यू इसका। और तीनों का सम जो है, तीनों का जो सम है वो ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये भी ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो हो और ये भी ज़ीरो हो। ठीक है, तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा। मतलब किसी वेक्टर का जीरो होना, इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट को भी ज़ीरो होना, वाई कंपोनेंट को भी ज़ीरो होना, जेड कंपोनेंट को भी ज़ीरो होना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दिस इक्वल टू ज़ीरो लिखा है, इसका मतलब 4x प्लस 6 भी जीरो है, 4y माइनस 11 भी जीरो है और 4z प्लस 38 भी जीरो है। तो 4x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो करो तो x इक्वल टू आ जाएगा -3/2। 4y माइनस 11 को ज़ीरो करो तो y आ जाएगा 11/4 और 4z प्लस 38 को ज़ीरो करो तो z आ जाएगा -19/2। तो जो आपका वेक्टर था वो हमने क्या माना था, वेक्टर c इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमें एक्स वाई और जेड, यही तो हमारा टारगेट था फाइंड आउट करना। एक्स वाई जेड अगर हमें मिल जाएगा तो हमें सी वेक्टर मिल गया। और देखो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका आंसर आ चुका है। वेक्टर सी इज़ -3/2 आई कैप प्लस 11/4 जे कैप माइनस 19/2 के कैप। ठीक है, और चाहो तो इसे ऐसे भी लिख दो और प्लस -19/2। अगर आपको दिखने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और भी यूनिट वेक्टर्स के बारे में। देखो आपने पढ़ा यूनिट वेक्टर्स, आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, के कैप क्या होता है, लेकिन क्या यही 3 यूनिट वेक्टर्स हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या फिर इनफाइनाइट में नहीं यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा हम और जानेंगे और थोड़ा और उस पर क्वेश्चन करेंगे डिटेल। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।